नमस्कार साथियों, मैं वसुंत भारद्वाज बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम फॉरेस्ट्री सीडीपीएससी एशिया प्रिंटर एग्जाम के जो कड़ी में सिल्वीकल्चर सिस्टम पढ़ रहे थे, हम इसी का नेक्स्ट पार्ट को हम करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन क्लासेस हम पढ़े थे। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि जिंदगी क्या है, एक सफर है ना। हम एक छोर से लेकर के अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं और जिंदगी के आयाम में हमारा यह लक्ष्य कभी कभी फ्लक्चुएट भी होते रहता है, लेकिन आपका लक्ष्य है वह स्टेब्लिश होना चाहिए। इसके अलावा जब इस लक्ष्य में बढ़ेंगे तो आपको कहीं पर कांटे मिलेगा, कहीं पर छांव मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को छोड़ते हुए आपको अलग अलग ऑफर मिलेगा, सबको लेते हुए आपको एक साथ लेकर के बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बराबर आप बढ़ पाते हैं तो सही मायने में आप कामयाब हैं, क्योंकि जीवन में हर किसी का कुछ न कुछ बनने का, कुछ कर जाने का जरूर लक्ष्य होता है। और अभी बहुत ही सुनहरा अवसर है, एशिया प्रिंटर एग्जाम है वो, जिसे आप अपना भविष्य को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि हर किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता एसीए प्रिंटर बनना, लेकिन अभी का जो एग्जाम है आपको एक नया आयाम तो दे ही सकता है, आपको एक प्लेटफॉर्म तो दे ही सकता है तैयारी करते हो तो। और इस तैयारी को आपके सुइटेबल बनाने के लिए, ठीक है, हम आपके लिए जो एसीएफ की जो क्लासेस जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें आपका जो अमूल्य धन है, आपका समय है, आपका पेशेंस है। अगर आप पेशेंस रखते हैं और तैयारी करते हैं, क्योंकि हर बड़ी एग्जाम या हर बड़ी जो मंजिल है वो आपको कुछ न कुछ त्याग जरूर मांगता है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको पेशेंस के साथ में बिल्कुल बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटा आप देते हैं, साइंस को 2-3 घंटा देते हैं, बाकी को भी देते हैं, तब आप जा करके सक्सेस हो पाएंगे। वैसे तो फॉरेस्ट्री अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन सिलेबस हमें गाइड करता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जिसमें बेसिक कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन आंसर जो बनेगा उसको हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे। तो मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक में। हम पिछले क्लास में देखे थे जी सिल्वीकल्चर सिस्टम, और सिल्वीकल्चर सिस्टम को क्लासिफिकेशन में हम 2 भाग में बांटे थे, 2 भाग में से बांट के पढ़े थे। एक होता है हाई फॉरेस्ट, हाई फॉरेस्ट सिस्टम, और दूसरा होता है कॉपी फॉरेस्ट सिस्टम। तो आज के हम लेक्चर में हाई फॉरेस्ट सिस्टम को डिटेल करेंगे। किसे डिटेल करेंगे जी? हाई फॉरेस्ट सिस्टम को हम डिटेल करेंगे। तो हाई फॉरेस्ट सिस्टम के अंतर्गत हम पुनः पिछले क्लास में देखे थे, इंट्रोडक्शन क्लास में, इसे हम पुनः 3 भाग में फिर बांट के पढ़ते हैं। एक होता है सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन, ठीक है। क्योंकि देखो, जो हम फॉरेस्ट सिस्टम इसी में पढ़ते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो कैसे रीजनरेट करते हैं और कैसे उसे हार्वेस्ट करते हैं, उसी को एक्चुअल में रीजनरेशन की जो सिस्टमेटिक मेथड है, तो हम देखेंगे फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन। यहाँ पर जो डेंस एरिया है, जो घना जंगल है, उसका हम क्या करते हैं, रीजनरेशन की जो प्रोसेस है उसे अलग अलग मेथड में बांट करके पढ़ेंगे। दूसरा चीज आता है इसमें डिफ्यूज रीजनरेशन, और इसी में तीसरा है एसेसरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम हाई फॉरेस्ट को पढ़ेंगे आज से क्लासेस में।
कॉपी फॉरेस्ट को नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें जो सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन, इसे हम पुनः दो भाग में और बांट करके पढ़ेंगे। एक इसमें होता है क्लियर फिलिंग सिस्टम, एक है क्लियर फिलिंग सिस्टम और दूसरा है शेल्टर वुड सिस्टम। तो हम दो भाग में इसे पढ़ेंगे। तो जो क्लियर फिलिंग सिस्टम को हम पहले स्टार्ट करते हैं। क्लियर फिलिंग सिस्टम का फिर नीचे और पार्ट आएगा, इसका भी पार्ट आएगा, इसका भी पार्ट आएगा, इसका भी पार्ट आएगा। तो हम सबसे पहले क्लियर फिलिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिर शेल्टर वुड में, फिर डिफ्यूज में आएंगे, फिर एसेसरी में आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लियर फिलिंग सिस्टम। क्लियर फिलिंग सिस्टम में क्या करते हैं साथियों, इसे हम वन ऑपरेशन में, है ना, सिंगल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंगल ऑपरेशन में ये पूरा होता है। तो मैं इसे स्पेस के लिए थोड़ा सा मिटाता हूँ और हम बात करेंगे क्लियर फिलिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक इसके अंदर में है, ये आपका है जो हाई फॉरेस्ट का कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, सिस्टम के अंदर में क्लियर फिलिंग सिस्टम। हम इस क्लियर फिलिंग सिस्टम को पुनः दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, ये तीन भाग में। ठीक है, तो क्लियर फिलिंग सिस्टम का जो पहला जो भाग है, इसे हम बोलते हैं द क्लियर फिलिंग सिस्टम। अब देखिए क्लियर फिलिंग सिस्टम क्या होता है। क्लियर फिलिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसे हम कोई भी जो फॉरेस्ट है, क्योंकि ये कि कहाँ पर थे, जो कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉरेस्ट है, घने जंगल है, वहां पर यह टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर हम फॉरेस्ट को सिंगल ऑपरेशन में, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यूज सिंगल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, क्लियर एंड फिलिंग। ठीक है, यहाँ जो सिंगल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, एक ही बार में जो कॉन्सेंट्रेटेड, हम जो जंगल को, हम जो चूजन एरिया है, ठीक है, कौन सा एरिया है, जो हमारा जो चूजन एरिया है, ठीक है, चूजन जो फॉरेस्ट है, उसे हम क्या करते हैं, सिंगल ऑपरेशन में एक ही बार में जो एरिया है उसे हम पूरा क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, कटाई कर देंगे, उसका हार्वेस्टिंग कर देंगे, फिर उसके बाद में उसका क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं, हम उसमें नया जो प्लांटेशन जो करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे तीन मेथड देखेंगे, छोटा छोटा। एक आता है द क्लियर फिलिंग सिस्टम, और इसी में दूसरा चीज आएगा, दूसरा आता है, हम उसे बोलते हैं क्लियर स्ट्रिप, और तीसरा आता है, तीसरा को हम बोलते हैं अल्टरनेट स्ट्रिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द क्लियर फिलिंग सिस्टम की। तो द क्लियर फिलिंग सिस्टम में जैसे हम बोले थे कि यहाँ पर जो भी जो चूजन एरिया है उसे हम सिंगल ऑपरेशन में, ठीक है, एक ही ऑपरेशन में हम इसे क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैसे जंगल में हम करते हैं, जो इक्वी प्रोडक्टिव है, इक्वी प्रोडक्टिव फॉरेस्ट में यहाँ इसे हम करते हैं। मतलब ऐसे जंगल को हम चूज करते हैं जहां पर की उत्पादकता क्या हो जी, समान हो। समान उत्पादकता वाले जंगल को हम क्या करते हैं, सिंगल ऑपरेशन में उसे हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्लियर फिलिंग सिस्टम को हम अपनाते हैं। ठीक है, पूरा जंगल को एक बार में क्लियर कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर रोपाई करेंगे। तो फिलिंग पैटर्न अगर हम अपनाएंगे तो यहाँ पर जो फिलिंग पैटर्न के लिए एक छोटा सा सिद्धांत है, जहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख लो कि अगर ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, और इस एरिया क्या है, ए है, ठीक है,
और इस एरिया ए में, ठीक है, कितना एयर की जो रोटेशन अपना रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशन को अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है जी, फार्मूला हो जाता है ए बटा आर, ठीक है। तो इस रोटेशन पीरियड में इस फॉरेस्ट को हम करेंगे, सपोज करो जो आर क्या है, आर क्या है, जो आर इक्वल टू क्या है, रोटेशन पीरियड, और ए क्या है, ये क्या एरिया है, ठीक है। तो जो एरिया है तो फलाना जो रेडिएशन, मतलब मान चलो कि जो अमुक रोटेशन जो पीरियड है, सपोज करो कि रोटेशन पीरियड 100 ईयर का भी हो सकता है, 5 ईयर का भी हो सकता है, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है आपको रोटेशन पीरियड। तो इस रोटेशन पीरियड में हम इस पार्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, मतलब हार्वेस्टेड करते हैं, फिर उसके बाद उसको वहां पर नया प्लांटेशन करते हैं, वहां पर फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें कभी कभी पूछ देते हैं कि द क्लियर फिलिंग सिस्टम कैसा जो फॉरेस्ट में ये अप्लाई करते हैं करके। तो आपको याद रखना है, जो समान उत्पादकता वाले जंगल हैं, इक्वी प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है, वहां पर क्लियर फिलिंग सिस्टम को क्या करते हैं, यूज किया जाता है। इसका हम ज्यादा आपका क्या बोलते हैं, अवधारणा में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पौधे होता है, सेपलिंग होता है, सेपलिंग को क्या करते हैं, उसे सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो कुछ जो इमेच्योर जो क्रॉप है उससे हम यहाँ पर सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, क्योंकि आप एक ही बार में जो हार्वेस्टेड कर दोगे तो जो अमुक एरिया जब लोगे, कोई भी एरिया, तो इस एरिया में आपको जितने भी प्लांट रहे इक्वी प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो कुछ क्रॉप ऐसे भी होंगे जो इमेच्योर होगा, ठीक है। तो आपको जो क्लियर करने के दौरान उस क्रॉप को आप क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको उस क्रॉप के साथ आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस क्रॉप का जब वेट करेंगे, जो इमेच्योर क्रॉप रहेगा, बीच बीच में छोटा छोटा जो क्रॉप रहेगा, अगर आप उसका वेट करोगे तो आपका बाकी जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो मेथड में इस प्रकार की चीजें अपनाया जाता है। हम इसी में देखेंगे जो क्लियर फिलिंग सिस्टम का जो रीजनरेशन को, ठीक है, यहाँ पर जो रीजनरेशन जो यूज किया जाता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखें, तो यहाँ पर हम इसका रीजनरेशन देखेंगे, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन की अगर हम बात करें क्लियर फिलिंग सिस्टम में, तो रीजनरेशन यहाँ पर जो मोस्टली जो यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन यूज करते हैं, मोस्टली यूज आर्टिफिशियल रीजनरेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन मेथड को यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल हम मेथड तो हम यूज करेंगे, लेकिन जो नेचुरल मेथड यूज से क्योंकि आप एक बात ध्यान रखो, कोई भी फील्ड को अगर हम क्लियर करें हैं, ठीक है, अगर इस फील्ड को ध्यान से देखो, इस फील्ड को हम पूरा क्लियर कर दिए, क्लियर करने के बाद में अगर हम वेट करेंगे कब आसमान से बीज टपके और कब वो करके बड़ा हो जाए, ठीक है। तो नेचुरली यहाँ पर फिर से फॉरेस्टेशन होने के लिए काफी समय लग जाता है दोस्तों, इसीलिए जो क्लियर फिलिंग सिस्टम में ज्यादातर हमारे लिए जो फायदेमंद होता है वह होता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पास जो एरिया में प्लांटेशन करवाते हैं, अब उसी प्लांटेशन का हम देख रेख करते हैं, तो फिर कुछ जो रोटेशन के बाद में, कुछ एरिया के बाद में वहाँ पास फिर से हरा भरा हमारा जो फॉरेस्ट क्या है डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पास जो आर्टिफिशियल जो मेथड है वो ज़्यादा यूज है ना। तो आर्टिफिशियल जो मेथड का मैं कुछ जो पॉइंट बता रहा हूँ, है ना। एक होता है आर्टिफिशियल जो मेथड को हम देखेंगे, तो यहाँ पास रहता है श्यूरेस्टा एंड क्यूकेस्टा वे ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो हमारे लिए क्या रहता है, हमारे लिए जो रीजनरेशन होगा कि नहीं होगा इसके लिए हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, हम कंफर्म रहते हैं, क्योंकि हम वहां पर प्लांटेशन करके आए हैं। इसके अलावा यह हमारा बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही यहाँ पर जल्दी क्विकली जो प्लांट है वह ग्रो हो जाता है अगर हम आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं। लेकिन हम नेचुरल मेथड अगर यूज करें, मैं इसी में थोड़ा कंपेयर कर दे रहा हूँ, अगर हम नेचुरल मेथड यूज करें तो नेचुरल मेथड यूज करेंगे तो जो प्लांट जो ग्रो करेगा, तो यहाँ पर हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि यहाँ पर फिर से वैसी क्रॉप, वैसी फॉरेस्ट डेवलप हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर
अन्य जो माध्यम से डिस्पर्सल होकर के आएगा, जो बर्ड से, वाइंड से, है ना, तो ऐसे सीड वहां पर सूखेगा। लेकिन हम आर्टिफिशियली हम ग्रो करेंगे तो इसका और एक फायदा है, हम यहाँ पर जो एक्जोटिक प्लांट है, यहाँ पर हम जो एक्जोटिक प्लांट्स का को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, एक्जोटिक प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी कि हम नए पौधे को भी यहाँ पर ला करके लगा सकते हैं। लेकिन नेचुरली हम करेंगे तो एक्जोटिक प्लांट्स यहाँ पर डेवलप होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे हम गिव बेटर फाइनेंशियल, गिव बेटर फाइनेंशियल रिटर्न। ठीक है, इस बात का भी तो श्योर होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई फॉरेस्ट लगाने के लिए अगर राजी होता है या फॉरेस्ट लगाता है ना, तो इस बात की भी उसे श्योरिटी मिलना चाहिए कि वह कितना खर्च कर रहा है, वह रिटर्न कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई जंगल को डेवलप करने में आप 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन कुछ वर्ष बाद आपको खोदा पहाड़ निकला चूहा के टाइप में रिटर्न होगा, है ना। 10 करोड़ आप इन्वेस्ट किए हैं, 10-20 साल बाद आपको फिर से 10 करोड़ मिल रहा है, तो क्या मतलब का। लेकिन आप जो आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमें कई गुना क्या होता है, अच्छा जो फाइनेंशियल क्या है रिटर्न हमें मिलता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख सकते हैं, जो तंजानिया जो फॉरेस्ट है, ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट है, तंजानिया फॉरेस्ट है, तंजानिया फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो क्रॉप डेवलपमेंट किया गया था आर्टिफिशियली, ठीक है, फील्ड क्रॉप के साथ में। नेचुरल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जो नेचुरली अगर ग्रो होगा तो नेचर से क्या, कहाँ से सीड आएगा, नेचर से अगर जो सीड आएगा जो भी, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आर्टिफिशियल का है ना, आर्टिफिशियल रीजनरेशन का है, याद रखिएगा। अगर हम नेचुरली अगर ग्रो कराते हैं कहीं पर, तो नेचुरली में क्या आएगा, अगर कोई बर्ड और अन्य जो एनिमल्स है उसके द्वारा कहीं से सीड आता है ना, तो वहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो होगा। तो हम यहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट को ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, सीधा हम इसका आते हैं एडवांटेज में। ठीक है, द क्लियर फीलिंग सिस्टम की एडवांटेज में आते हैं हम सीधा सीधा। साथियों, साथ ही साथ आप इसे नोट करते भी जाइए, ताकि आपको पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से है बिल्कुल वो जो टर्म मैं बता रहा हूँ उसे आप हिंदी में ही नोट करते चलें, और थोड़ा सा इंग्लिश का आदत डालें, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो अगर आपका बेटर इंग्लिश नहीं रहेगा तो आपको विभिन्न जगहों में क्या है प्रॉब्लम्स झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो आदत बनाए, बहुत ही जल्दी आदत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं कई बार अनुभव किया हूँ, कॉलेज में भी बच्चे लोगों का शिकायत रहता था कि सर बहुत ज़्यादा इंग्लिश होता है, बट विद इन सप्ताह के अंदर, है ना, सबका प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो गया, सबको आदत पड़ गया क्लासेस की। तो जाहिर सी बात है, आप 2-3 क्लास अटेंड करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा। और फॉरेस्ट्री का आपको अभी तक जो लेक्चर्स जो प्रोवाइड हो रहा है, मेरा एकलौता लेक्चर है ना। तो बिल्कुल बने रहें, जब तक मार्केट में जो किताब आता है तब तक आपका फॉरेस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आपको समय नहीं गंवाना है। तो एडवांटेज अगर हम देखेंगे तो क्लियर फीलिंग सिस्टम क्या है जी, सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, इट इज क्या है, सिंपलेस्ट, बहुत सरल मेथड है। ठीक है, यहाँ पर रीजनरेशन, ठीक है, एडवांटेज, तो रीजनरेशन क्या रहता है, एश्योर्ड रहता है, श्योर रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे जो फैसिलिटी क्या रहता है, ओपन रहता है जो ग्राजिंग सुनर के लिए, है ना, और यील्ड ऑफ नाइट इन हायर, है ना, तो हायर यील्ड भी रहता है यहाँ पास।
इस तो मेथड यूज करेंगे तो आपको जो यील्डिंग भी क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, अगर हम डिसएडवांटेज देखेंगे तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें, ठीक है, तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि इससे क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या जो हानिकारक है। तो हम जो कंपेयर करते हुए थोड़ा चलेंगे, तो जो आर्टिफिशियल के नेचुरल जो रिजनरेशन है वह आर्टिफिशियल के अपेक्षा क्या है, कम प्रोडक्टिव है, लेस प्रोडक्टिव है। नेचुरल में श्योर्ड नहीं रहता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट फिर से प्रॉपर डेवलप होगा या नहीं होगा। तो बेटर है कि आर्टिफिशियल मेथड यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर आर्टिफिशियल मेथड थोड़ा से क्या है, कॉस्टली भी होता है, यह भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है, प्रोटेक्शन रहता है, ये भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा जो पॉइंट को देखेंगे, आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं फोकस करना है एडवांटेज डिसएडवांटेज में। हम दूसरा इसी के पॉइंट देखेंगे। क्लियर फिलिंग सिस्टम हो गया, हम देखेंगे यहाँ पर क्लियर स्ट्रिप। दूसरा पॉइंट है क्लियर स्ट्रिप। अगर हम क्लियर स्ट्रिप की बात करें तो जो क्लियर स्ट्रिप सिस्टम है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी जो क्लियर जो सिस्टम है, यहाँ पर जो पूरा जो चूजन एरिया को जो चूज किए थे, जो एरिया है उसे हम पूरा क्लियर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फॉरेस्ट है उसे हम छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट के करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हम पट्टी में बांट देते हैं। और इसे अगर वाइंड डायरेक्शन है, तो जिस वाइंड डायरेक्शन है उसी के विपरीत डायरेक्शन से हम क्या है, फीलिंग करते आते हैं। तो इस स्ट्रिप को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए प्लांट है, ठीक है, अब प्लांट इस डायरेक्शन में वाइंड है, तो हम इस डायरेक्शन से काटेंगे और काट करके इसी डायरेक्शन से हम फील करते आएंगे। क्योंकि जो ये हवा है, ठीक है, याद रखिए जो हवा का जो बहाव है इधर से है, तो ये जो मेजर प्लांट है यह सीडलिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो क्या कैसे प्रोटेक्ट करता है उसको देखिए। यहाँ पर जो मेन चीज है, हम यहाँ पर जो सीक्वेंसली अगर हम ग्रो कराते हैं, ठीक है, तो कैसे कराते हैं, हम इस वाइंड डायरेक्शन के अपोजिट से हम इस स्ट्रिप को क्या करते हैं, करते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से ये रीजनरेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर बड़ा बड़ा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर प्लांट है और इधर से पूरा ये सब में प्लांट फील्ड है। तो इधर हम क्लियर करेंगे और यहाँ पर फिल करते जाएंगे। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे, यहाँ फिल करते जाएंगे, नया रोपाई करेंगे, इसको फिल करेंगे, इसको करते जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम जो हवा के जो डायरेक्शन है उसके विपरीत डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, रोपाई करते हैं क्लियर स्ट्रिप सिस्टम में। याद रखना मेन जो पॉइंट है, हम इसका जो रोपाई करेंगे स्ट्रिप में करेंगे, छोटे छोटे जो खंड में बांटे करेंगे पट्टी मार के, और इसे जो हवा के विपरीत डायरेक्शन में क्या करते हैं, इसका रोपाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, क्या रखना है, फीलिंग डन, है ना, स्ट्रिप्स अपोजिट ऑफ वाइंड डायरेक्शन। ठीक है, हवा के जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट क्या करना है, फीलिंग करना है। हम इसका थोड़ा सा एडवांटेज अगर हम देखें तो एडवांटेज में दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, जो नेचुरल रिजनरेशन, ठीक है, यहाँ पर जो एडजेसेंट स्ट्रिप में ज़्यादा पॉसिबल रहता है, क्योंकि ये स्ट्रिप है तो इस एडजेसेंट में बीच में क्या है, नेचुरल रिजनरेशन होने की संभावना क्या होता है, बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नेचर जो प्लांट है यंग रिजनरेशन हो रहा है, इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है, यंग जो प्लांट है उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन हो जाता है, जो कोल्ड है, हवा है, ये बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट हो जाता है।
इसके अलावा जो एडवर्स एजेंट है, ठीक है, जो विपरीत जो उसे हानिकारक जो नुकसानकारक जो एजेंट है उससे भी क्या होता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज बोलेंगे तो इस क्लियर स्ट्रिप सिस्टम की क्या ये है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज हम देखेंगे तो इसका जो प्रोटेक्शन करना, अगर स्ट्रिप हम अपनाते हैं तो ऐसे जंगल की प्रोटेक्शन करना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो हम देखेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रिप स्ट्रिप में करते हैं, छोटे छोटे खंड में करते हैं, तो इधर बाकी क्या रहता है, क्लियर नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीड प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। जो अनवांटेड जो खरपतवार है वह क्या है, बहुत ज़्यादा उगता है, तो ऐसा वीड प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, ठीक है। हम अब देखेंगे अल्टरनेट स्ट्रिप के बारे में। तीसरा जो इसका पॉइंट है, अल्टरनेट स्ट्रिप। अल्टरनेट स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यह भी एक प्रकार का क्लियर स्ट्रिप ही है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है जब भी स्ट्रिप बनाया जाता है। देखिए बिल्कुल नाम से अल्टरनेट मतलब क्या है, देखें जो स्ट्रिप हम बनाए तो इस स्ट्रिप का साइज क्या रहता है, इक्वल रहता है। इक्वल साइज के जो स्ट्रिप में हमें ध्यान देना है कि अगर हम इस स्ट्रिप को फिल कर रहे हैं, ठीक है, और ये स्ट्रिप खाली है, ठीक है, तो इस स्ट्रिप क्या रहता है, जो अल्टरनेट हमें क्या करते हैं, बुआई करना रहता है इसमें, ठीक है। जो रोपण होगा वन का वह क्या है, अल्टरनेट होगा। और अल्टरनेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पास जो प्लांट है, ग्रो है, ठीक है, तो बीच बीच में अगर हम बुआई करते हैं क्लियर कर करके, ठीक है, तो ये क्या करता है, बीच के जो स्ट्रिप को क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, चारों तरफ से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अल्टरनेट स्ट्रिप को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अल्टरनेट स्ट्रिप में, ठीक है, हम अब देखेंगे तो हर स्ट्रिप में जो प्लांट रहेगा वो अलग अलग एज का रहेगा, लेकिन एक स्ट्रिप में हम देखेंगे, एक स्ट्रिप की अगर हम कोई भी स्ट्रिप की बात करें तो इस स्ट्रिप में क्या रहेगा, इवन एज प्लांट रहेगा, ठीक है। एक ही स्ट्रिप में अगर हम देखें, इस स्ट्रिप की बात करें तो इवन एज की प्लांट हमें प्राप्त होगा, ऐसे जो अल्टरनेट फिलिंग सिस्टम से। दोस्तों ये तो हो गया हमारा क्लियर फिलिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, शेल्टर वुड सिस्टम। दूसरा जो मेन पॉइंट है उसे हम देखेंगे शेल्टर वुड सिस्टम। शेल्टर वुड सिस्टम, तो बात करते हैं हम शेल्टर वुड सिस्टम की। तो शेल्टर वुड सिस्टम हम किसे कहेंगे, तो शेल्टर वुड सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऐसे जंगल जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, जो कैनेपी वाले जंगल रहते हैं, ठीक है, छायादार जो रहते हैं, ठीक है। शेल्टर मतलब क्या होता है, छाया होता है, ठीक है। तो कैसा वाला, जिस पर क्या रहता है, हाई कैनेपी रहता है, ठीक है। तो कैनेपी इफेक्ट क्या रहता है, हाई रहता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे जो जंगल से है उसे हम क्या कहेंगे, शेल्टर इफेक्ट है, जहाँ पर जो कैनेपी क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो कैनेपी यहाँ पर कैनोपी इज यूनिफॉर्मली ऑपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैनेपी रहेगा वह क्या रहेगा, एक समान ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्लांट्स रहेगा, ठीक है, कैनेपी बोलने से क्लियर कर दूं, देखिए ये प्लांट है और इस प्लांट का जो ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, जो ट्री के जो ऊपरी जो हिस्सा में जो बनता है, ठीक है, डगाल करके एक मतलब बनता है, यही क्या कहलाता है, कैनोपी कहलाता है,
और कोई भी जंगल में आप सोच सकते हो कि इस प्रकार समान वृक्ष रहे और सब समान छाया प्रदान करें, सबकी जो ऊपर के जो ब्रांचेस है एक समान पैटर्न में प्रोड्यूस हो। ठीक है, मतलब देख के ऐसा महसूस हो कि सब के सब प्लांट लोग क्या है, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी स्कूल में आप देखते हैं ना, तो सब बच्चे लोग क्या रहते हैं, समान एक जैसे ड्रेस पहने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म कैनोपी इज यूनिफॉर्मली ओपनेट का तात्पर्य है कि यहाँ पर इस जंगल में जितने भी जो प्लांट होगा वो सब का कैनोपी क्या होगा, एक समान होगा। सब देखने में बिल्कुल लगेगा कि जैसे मतलब कोई समान एक समान डिजाइन किया हुआ है, सब क्या है बिल्कुल एक ही जैसे जो वन है। ठीक है, और ऐसे जो सेल्डरवुड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चीड़, देवदार, ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चीड़, देवदार, याद रखिएगा जो सेल्डरवुड जो सिस्टम है, खास करके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, इसके अलावा कायल, ठीक है, इनमें क्या रहता है, इसी प्रकार सेल्डरवुड जो सिस्टम है वो पाया जाता है। अगर हम देखें इनमें जो सेल्डरवुड जो सिस्टम है ना, तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट जो सिस्टम है, ठीक है, उसे हम रेफर करते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी जो कैनोपी वाले जो रीजनरेशन है, ठीक है, अगर हम देखें रीजनरेशन तो यहाँ पर तो मोस्टली क्या होता है, नेचुरल होता है। कंपेयर देन किसका, आर्टिफिशियल। ठीक है, जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अपेक्षा जो कैनोपी वाले जो फॉरेस्ट है, सेल्डरवुड सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, नेचुरल रीजनरेशन ज़्यादा होता है। हम इसका ऑब्जेक्ट अगर हम देखें, ठीक है, और ऐसे जो फॉरेस्ट में हमें क्या रहते हैं, जो इवन एज, ठीक है, इवन एज जो फॉरेस्ट प्राप्त होता है, कैसे जी, इवन एज इवन एज जो क्रॉप प्राप्त होता है। ठीक है, हमें इवन एज मतलब एक समान एज वाले जो वृक्ष हमें इसमें प्राप्त होता है। तो सेल्डरवुड जो सिस्टम का हम उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, यहीं बताता हूँ। सेल्डरवुड सिस्टम की हम ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्टिव देखें अगर सेल्डरवुड सिस्टम की, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है, सप्लाई सीड नेचुरली, ठीक है, जो सीड वगैरह का सप्लाई है वह नेचुरली होता है। इसके अलावा प्रोवाइड शेल्टर अगेंस्ट एडवर्स क्लाइमेट, प्रोवाइड शेल्टर एडवर्स क्लाइमेट। ठीक है, जो विभिन्न जो अलग अलग जो मौसम जो बदलते रहता है, ठीक है, जो इनके जो क्या बोलते हैं, जो प्रति अनुकूलित जो फॉरेस्ट रहता है, ठीक है, जो विपरीत जो फॉरेस्ट है उसके लिए क्या करता है, उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। मतलब यहाँ पर जो भी जो सीड जो सप्लाई होगा इनके लिए वह क्या है, पूरा नेचुरल तरीके से होता है जो सेल्डरवुड सिस्टम में। इनके अलावा तीसरा इसका जो ऑब्जेक्ट है, रेगुलेट लाइट कंडीशन, लाइट कंडीशन, regulate light inside the forest इनसाइड द फॉरेस्ट इसमें और आता है
फॉर बेटर रीजनरेशन। ठीक है, तो यह क्या रहता है, जो बेटर कंडीशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। हम इसमें फीलिंग पैटर्न देखेंगे। फीलिंग पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीलिंग पैटर्न से जो क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, ठीक है, प्राइमरी फीलिंग, सेकेंडरी फीलिंग, इस पर पूछे हैं। तो हम यहाँ पर 3 फीलिंग पैटर्न अपनाते हैं। तो देखिए, जो फीलिंग पैटर्न में अगर हम बात करें तो एक आता है सीडलिंग फीलिंग, दूसरा चीज आता है इसी में सेकेंडरी फीलिंग, और तीसरा है फाइनल फीलिंग। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं बहुत ही एक सिंपल टेक्निक यूज करूंगा, बहुत ही सहज भाषा में। याद रखिए, फिर इसका हम पॉइंट में जाएंगे। ये आपका जंगल है, ठीक है। घर में आप लोग सब लोग क्या करते हैं, अपना बाड़ी वगैरह में कुछ ना कुछ जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो इनमें याद रखिए, हम कोई भी जब कहीं पर कुछ नया लगाते हैं तो सबसे पहले वहां पर क्या करते हैं, सीड की बुआई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीड की बुआई करते हैं, ठीक है। और जब सीड क्या होता है, कहीं कहीं पर इसका जब नहीं उगता है, ठीक है, जब कहीं कहीं पर इसका जो सीड विएबल नहीं होता है, अगर हमें खराब किस्म का सीड मिल जाता है या नहीं अच्छे किस्म का सीड मौजूद, ठीक है, तब हम इसमें क्या करते हैं, दोबारा बुआई करते हैं। ठीक है, ऐसा तो मतलब हर कोई किए होंगे या करते देखे होंगे। अब इसमें देखिए कि इस बात का इससे क्या कनेक्शन है। तो इस बात का इससे यह कनेक्शन है कि जो सीडलिंग फीलिंग में यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, शेल्डरवुड सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो शेल्डरवुड सिस्टम है तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर जो पहले से जो क्या रहेगा, प्लांट रहेगा बड़ा बड़ा, ठीक है, कैनोपी वाला जंगल है। तो इस जंगल के बीच में हमें रोपाई करना है। ठीक है, तो इस प्रकार एक समान क्या रहेगा, वन रहेगा, और इस वन के जो कैनोपी वाले जो फॉरेस्ट है, देखिए मैं शंकु वाला वृक्ष इसलिए बना रहा हूं कि जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीडलिंग का फीलिंग करते हैं, ठीक है, सबसे पहले सीडलिंग का फीलिंग करते हैं। अब देखिए, सीडलिंग फीलिंग में सबसे पहले हम सीडलिंग का फीलिंग करेंगे। जब सीडलिंग का फीलिंग कर लेंगे तो सीडलिंग फीलिंग में देखिए, इसमें याद रखिएगा ये जो कैनोपी जो मैच्योर स्टैंड रहेगा, ठीक है, यह जो कैनोपी रहता, यह क्या रहता है, कैनोपी प्रोवाइड श्योर प्रोवाइड securing regeneration फ्रॉम सीड। ठीक है, तो सीड का यहाँ पास जो रीजनरेशन के लिए सिक्योर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पास जो सीड है हम लगाए हैं, तो कोई भी जो ताप है, पानी है ना, बाकी चीज से यह जो प्लांट है ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। एक सिक्योर मतलब वातावरण मिलता है हम जब सीडलिंग को फीलिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ जब लगाते हैं इसकी छांव में। तो दूसरा चीज है इसी में हम देखेंगे ये क्या करता है, हमारा जो प्लांट है यह जेनेटिकली क्या करता है, एक सुपेरियरिटी प्रोवाइड कराता है। आपको इस बात को याद रखना है। आपको सिर्फ पूछा जाता है कि सीडलिंग फीलिंग, सेकेंडरी और फाइनल फीलिंग, इसमें क्या करते हैं उस बात को याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, इसको जेनेटिकली अब उसी प्लांट है, अगर हम इसी प्लांट अगर नीचे प्रोवाइड करते हैं तो ये कहते हैं सुपीरियर करते हैं, इसको मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा
जो हिल वाले जो एरिया है, ठीक है, हिल या जो भी घाटी है वैसे जगह में इस प्रकार जो फीलिंग जो बैठना है बहुत ही बेटर, क्योंकि अगर कोई ढलान एरिया है, अगर इसमें आप सीड लगा देते हैं तो पानी गिरेगा तो आपका सीड बह जाएगा, लेकिन बीच में वृक्ष रहेगा और बीच में अगर सीड इसका उग रहा है तो नेचुरली क्या होगा, अच्छा से वो प्लांट क्या है ग्रो करेगा। हम देखेंगे सेकेंडरी फीलिंग। अब हम देखेंगे जो सीडलिंग है जो फीलिंग करे रहते हैं, तो यहाँ पर जो सेल्डर्स को, ठीक है, जो रीजेनरेटिंग क्रॉप का कुछ हम सेल्डर को क्या करते हैं, रिमूव करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंडरी फीलिंग में सेल्डर को रिमूव कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर डिपेंड करेगा जो सेकेंडरी जो फीलिंग है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी जो फीलिंग करेंगे कुछ चीज को हम थोड़ा से छटाई करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा जो क्रॉप ये बढ़ता जाएगा तो इस क्रॉप को थोड़ा थोड़ा हम छटाई भी करते जाएंगे, बीच में इसकी निराई गुड़ाई। दूसरा अलावा जो सीड बोरर्स होते हैं, ठीक है, जो सीड बोरर जो बीज को जो खाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं वह क्या करते हैं, इस जो सीड को खा जाते हैं, ठीक है। तो यह डिपेंड करता है जो सीड बोरर है वह यहाँ पर जो सीड हम फिल किए थे उसको कितना नुकसान पहुंचाया है। तो वहां पर जहां जहां का जो सीड गोल रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से हम सीड लगाएंगे, ठीक है। अब तीसरा चीज है फाइनल फीलिंग। तो फाइनल फीलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा जो बीज का जो क्रॉप है, ठीक है, यहाँ पर हम जो बीज में जो क्रॉप लगाए थे या रीजनरेट हो जाता है, अच्छा से ग्रो हो जाता है। हम यहाँ जो क्रॉप लगाए थे बीच बीच में, यह क्रॉप जब पूरे तरीके से ग्रो हो जाएगा, ठीक है, नया पौधा जब तैयार हो जाएगा, तो जब ये नया पौधा तैयार होने के बाद में हम इस क्रॉप को रिमूव कर देते हैं। जो शेल्टर रहता है, इसका छाया रहता है, उसे हम पूरा क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार शेल्टर फीलिंग सिस्टम को यूज करके यहाँ पर जो नया जो प्लांट जो जंगल है उसे हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को डेवलप किया जाता है शेल्टर फीलिंग सिस्टम में, ठीक है। खास करके याद रखना, ये सब जो चीजें हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉरेस्ट सिस्टम में हो रहा है, जो घने जंगल वाले में हिस्सा में ये सब चीजें हो रहा है। ये तो हो गया। इसका हम एडवांटेज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीजेनरेशन होने का बहुत ही कम रिस्क रहता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पर कोई ज्यादा जोखिम नहीं रहता है कि यहाँ पर रीजनरेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जो प्लांट्स जो बेबी प्लांट उगा रहे हैं वह उसके पेरेंट्स प्लांट के नीचे ही उगा रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ही रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो जेनेटिकली जो सुपीरियर जो प्लांट रहता है उसके होता है, और इसका देखभाल करना भी बहुत ही इजी होता है, यह इसका एडवांटेज है, ठीक है। और यहाँ इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट में जो बंदे होते हैं या बंदी होते हैं उसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि किस प्लांट के जो कैनोपी में क्या क्या जो प्लांट्स अगर उगाओगे तो वो क्या रहेगा, डिपेंड करेगा। हम इसी में दूसरा देखेंगे। ये तो क्लियर फीलिंग हो गया शेल्टर वुड। ठीक है, शेल्टर वुड का यह हमारा जो पढ़ रहे थे कौन सा सिस्टम था जी, यूनिफॉर्म सिस्टम। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे थे क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम है। अब हम दूसरा इसी में देखेंगे ग्रुप सिस्टम। दूसरा इसी में आएंगे शेल्टर वुड में ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। हम बात करते हैं इसमें ग्रुप सिस्टम की। यूनिफॉर्म सिस्टम में याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम प्लांट ले रहे थे, ठीक है, जो एरिया हम जो जंगल ले रहे थे, शेल्टर वुड जो सिस्टम ले रहे थे, वहाँ पास एक ही जैसे जो जंगल था, ठीक है।
जैसा देखने में कैसे लगता था कि बिल्कुल सब लोग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल एक ही जैसे दिखने वाले जंगल थे। लेकिन अब दूसरा चीज हम देख रहे हैं जो ग्रुप सिस्टम है, तो ग्रुप सिस्टम की क्या खासियत है? तो ग्रुप सिस्टम की खासियत है, देखिए, जो सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच रीजनरेशन फीलिंग, देखिए सिल्वीकल्चर विच फीलिंग इन स्क्रेटेड ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस एडवांस इंड्यूस रीजनरेशन डी नेवो टेंडिंग ऑपरेशन इनसाइड स्लेट डिस्पर्सल वीडिंग क्लियरिंग एंड सर्व कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पास ग्रुप सिस्टम का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल होता है देवदार, कैल, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पास जो जंगल रहा है वह स्कार्टेड फॉरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो स्कार्टेड जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो बिखरे हुए जो जंगल है, बहुत ज्यादा जो बिखरे हुए जो ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसी हम ग्रुप को, कोई जंगल है बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटेड बिखरा हुआ जंगल है, तो हम इसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स को, सेलेक्टिव जो ग्रुप्स को हम लेकर के उस ग्रुप को क्या करते हैं, फिल करते हैं, इसको क्लियर करेंगे और उसे फिल करने का काम करेंगे इस सिस्टम में। यहाँ पर जो फीलिंग पैटर्न अगर हम देखें तो फीलिंग पैटर्न की बात करेंगे तो ग्रुप्स ऑफ एडवांस डिफाइनेड लोकेटेड द कंपार्टमेंट सीडलिंग फीलिंग अराउंड द पेरीफेरी ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम ग्रुप लेंगे ग्रुप सिस्टम में, हम सेलेक्टिव जो ग्रुप लेंगे उसी ग्रुप को हम क्या करेंगे, फीलिंग करेंगे। इस ग्रुप के जो आगे भी क्या रहेंगे, पेरीफेरी में प्लांट्स भी रहते हैं। इसके अलावा हम जो ग्रुप लेंगे, जो रिसेसिव जो एरिया है, ठीक है, ऐसे जगह में, और ये जो ग्रुप है, ठीक है, हर ग्रुप में याद रखिएगा हम इवन एट क्रॉप प्राप्त करेंगे, ठीक है, इस ग्रुप से प्राप्त करेंगे। लेकिन ग्रुप के बाहर देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप में ऑड एज भी क्रॉप पाए जाएंगे, क्योंकि हम पार्टिकुलर टाइम में एक ग्रुप को सेलेक्ट करके प्लांट डेवलप कर रहे हैं, तो अलग अलग ग्रुप पे जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकुलर जो ग्रुप है, तो इस ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पर इवन एज प्लांट की प्राथमिकता होगी, ठीक है। और इसी को जो इंड टू इंड हम रोटेशन के थ्रू, ठीक है, अलग अलग जो प्लांट को इस ग्रुप के लिए उस रोटेशन में हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका हम एडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यंग क्रॉप डेवलपमेंट इन मोर नेचुरल वे, young crops develops in more natural way, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्लांट होगा वह क्या रहेगा, मोर नेचुरल होगा। और यहाँ पर जो लिटिल जो प्लांट है, छोटे छोटे जो प्लांट उगेगा, ठीक है, उसे जो सीड ग्रोअर से भी कम खतरा रहता है, ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा जो लॉगिंग कंजर्वेशन क्या रहेगा, डिक्रीज होगा, यहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने की भी चांसेस कम रहता है। इसके अलावा हम डिसएडवांटेज देखेंगे, तो डिसएडवांटेज रहेगा तो ये जो ग्रुप सिस्टम है इसे हम बहुत जो बड़ा एरिया रहेगा वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो बड़ा फॉरेस्ट है, बड़ा फॉरेस्ट में संभव नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज़ का पहचान करने में बहुत ही मुश्किल होती है। जो बड़े जंगल है उसकी किस जगह पर किस प्रकार की जो ग्रुप सा प्लांट डेवलप हो रहा है उसकी पहचान करने में मुश्किल होती है। तो हम बड़ा जो फॉरेस्ट है, बिखरा हुआ जंगल है, उस पर हम नहीं अप्लाई कर सकते, यह इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो केयरिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ग्रुप सिस्टम में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हम इसी में तीसरा देखेंगे शेल्टर वुड स्ट्रिप सिस्टम। तीसरा देखेंगे शेल्टर वुड
स्ट्रिप सिस्टम। तो शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह जो सिस्टम है, देखिए, रीजनरेशन सिस्टम इन विच रीजनरेशन फिलिंग इज डन in the form of strip arranged successively from side compartment in other usually against the direction of point। ठीक है, तो बिल्कुल मैं जो स्ट्रिप सिस्टम जो बताया था, यहाँ पर भी हम जो शेल्टर वुड को, ठीक, यहाँ पर बस अंतर इतना है कि वहाँ पर जो वुड था वो उसको क्लियर फील कर रहे थे, लेकिन जो शेल्टर जो वुड है, शेल्टर जो फॉरेस्ट है, इस शेल्टर फॉरेस्ट को हम स्ट्रिप पे बांट के बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोपाई करेंगे तो यहाँ जो प्लांट रहेगा यहाँ पर कैनेपी रहेगा, तो उस कैनेपी के अंदर पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रिप में बांट करके रोपाई करेंगे। बस आपको इतना जानना है इसमें। इसका कुछ लिमिटेशन भी है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो कैनेपी रहेगा और इस कैनेपी के अंदर पे इस स्ट्रिप पर आप फिलिंग करते हैं तो अलग अलग स्ट्रिप पे बांट करके आप स्ट्रिप के अंदर जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रीजनरेशन का काम बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ से जो टिम्बर्स वगैरह है उसको बाहर निकालने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि क्लियर फिलिंग में पूरा साफ करते हो तो आपका गाड़ी मोटर जो भी वाहन है उसके आवाजाही के लिए क्या रहता है, सुरक्षित स्थान रहता है, लेकिन यहाँ पर आवाजाही के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये इसका लिमिटेशन है कुछ। ठीक है, हम देखेंगे इसमें वेगनर सा, ब्लेंडर सा, सामचेलिंग। चौथा है इसमें शेल्टर वुड में, इसी के अंदर में लिखिएगा वेगनर सा, ब्लेंडर्स, थोड़ा सा नाम अजीब है ना फॉरेनर्स लोग का, सामचलाक। ठीक है, तो वेबनर सामचलाक, इसमें थोड़ा सा है, नाम को याद रखिएगा। और यहाँ पर जो रीजनरेशन जो प्रोसेस होगा, ठीक है, तो रीजनरेशन प्रोसेस होगा, यहाँ पर जो नैरो स्ट्रैंड लेंगे, नैरो स्ट्रिप स्ट्रैंडिंग, स्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रिप हम बनाएंगे वेबनर्स ब्लेंडर्स, ठीक है, ये साइंटिस्ट है एक, जिन्होंने इस साइंटिस्ट लोगों ने जो स्ट्रिप के लिए पैटर्न डेवलप किए थे, तो इन्होंने जो यूज किए थे वो क्या थे, नेरो पैटर्न यूज किए थे। जो स्ट्रिप का जो चौड़ाई था वो छोटा छोटा स्ट्रिप में सकरा सकरा स्ट्रिप लेकर के वर्क किए थे। ये क्या रहता है, जो यहाँ पर जो प्रोवाइड जो कराता है, ठीक है, जो सन से, ठीक है, जो साइड वार्ड, जो साइड से जो धूप आता है उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और ये जो इसका याद रखना, जो वेबनर सा जो सामचलाइडिंग जो पैटर्न है, ये कौन से फॉरेस्ट में यूज किया जाता है, तो इसके लिए याद रखना जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसमें याद रखना, सब ट्रॉपिकल इन द टुंड्रा रीजन। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल और टुंड्रा रीजन के जो फॉरेस्ट के लिए शेल्टर वुड सिस्टम का हम क्या करते हैं, जो वेबनर से ब्लेंडर सामचलाक जो मेथड है उसे हम यूज करते हैं रिफिलिंग का। ठीक है, तो इसमें वेबनर से का आपको क्या, वेबनर ब्लेंडर का जो ट्रॉपिकल और टुंड्रा रीजन के जो फॉरेस्ट में, इसी फॉरेस्ट में यह क्या है, यूजफुल होता है। बस इसी बात को यहाँ पर याद रखना है। दो चीज याद, नैरो स्ट्रिप याद रखना है और सब ट्रॉपिकल और टुंड्रा रीजन को याद रखना है इसमें। हम देखेंगे पांचवा इसी का, पांचवा में साथियों याद रखना है आपको स्ट्रिप एंड द ग्रुप सिस्टम, स्ट्रिप एंड द ग्रुप सिस्टम। यहां से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है सिल्वीकल्चर सिस्टम से, वह सब इसी अंदर से बनता है साथियों। तो
क्लासेस को आप पूरा अटेंड करें, छोड़ करके ना जाइए, बोर ना होइए। अगर आपको भूख लगता है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, बिल्कुल खा पी लीजिए, फिर उसके बाद में फिर से पढ़िए, ठीक है, तो बोर नहीं होना है। इसमें देखिए, याद रखिएगा, सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच फीलिंग इज डन इन स्ट्रिप कन्फर्मिंग ऑफ द ग्रुप सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हम जो स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम कैसे लेंगे, जो ग्रुप लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो वेबनर्स में हम स्ट्रिप बना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिप तो बनाएंगे, लेकिन जो पार्टिकुलर जो सेलेक्टिव ग्रुप से ले लेंगे, उस ग्रुप का स्ट्रिप बना करके हम यहाँ पर रिफिलिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या चीज है, जो फर्स्ट सीडलिंग फिलिंग, is done in an area, is done in an area, ठीक है। जो फर्स्ट सीडलिंग को जो डेवलप करने के लिए बेटर होता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर जो रीजनरेशन होगा, है ना, सेकेंडरी रीजनरेशन के बाद में, सेकेंडरी फीलिंग के बाद में यहाँ पर ग्रुप में प्लांट क्या होता है, डेवलप होने को मिलता है। हम इसी में देखेंगे वेट सिस्टम, छठवां देखेंगे वेट सिस्टम। तो वेट सिस्टम में हम बात करेंगे तो वेट सिस्टम में हम मोस्टली बात करेंगे किसका, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फीलिंग स्ट्रिप लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द कटिंग सेक्शन, ठीक है। तो जो कटिंग जो सेक्शन है उसके जो बिल्कुल बीच जो रीजन है, ठीक है, जो भी जो सेक्शन है, हम कोई भी सेक्शन का अगर हम कटिंग किए हैं, इसी का बीचों बीच में हम क्या करेंगे, फीलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जंगल जो कटाई किए रहते हैं, बीचों बीच में कटाई किए रहते हैं, इनमें आपको मेन जो टर्म याद रखना है, ठीक है, मेन टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो वाइंड प्रोन जो एरिया है, किसके लिए सुटेबल रहता है, सुटेबल फॉर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुटेबल फॉर वाइंड प्रोन एरियाज, ठीक है। इन एरिया में क्या आता है, सुटेबल रहता है, ठीक है। हम इसी का सातवां पॉइंट देखेंगे। सातों पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम, इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम, ठीक है। तो इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम में आपको दो चीज याद रखना है। यहाँ पर जो पैटर्न हम यूज करते हैं, ठीक है, रीजनरेशन जो पैटर्न यूज करते हैं वह रहता है लंबा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजनरेशन पीरियड लॉन्ग रहता है, ठीक है, लंबा रीजनरेशन पीरियड रहेगा। इसके अलावा यह जो सिस्टम है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम यूज करते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखिएगा, इसे हम यूज करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। बस याद रखना है, इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यूज किया जाता है। इसी में एक पॉइंट और है साथियों, मैं इसका पहला पॉइंट को मिटा रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिस्टम को, और आठवां पॉइंट को लिख रहा हूँ। इसमें आता है इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम,
इंडियन इरेगुलर शेल्टर रूट सिस्टम की क्या खासियत है, इनमें देखिए यहाँ जो क्रॉप रीजनरेटेड ग्रुप्स इरेगुलरली है ना इन द रेगुलेंट क्रॉप अनइवन एज। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन जो शेल्टर रूट सिस्टम है, यहाँ पर जो प्लांट क्या रहते हैं, ग्रुप समय हम करते हैं। कैसा करते हैं, ग्रुप समय तो करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्लांट प्राप्त होगा वह अनइवन एज क्रॉप प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे क्रॉप प्राप्त होगा, अनइवन एज का क्रॉप प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए हमारा जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, यह मोस्टली क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा क्रॉप का। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रॉप फिलिंग है वह इरेगुलर शेल्टर जो सिस्टम है, वुड सिस्टम है, यहाँ पर जो क्रॉप प्राप्त होगा वह अनइवन एज की क्रॉप प्राप्त होगा। यह टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है। अब हम दूसरा देखेंगे, डिफ्यूज रीजनरेशन। यह पहला हम पढ़े थे कॉन्सेंट्रेट रीजनरेशन, है ना, जो मेन के अंदर में, और ये सब क्या था, कॉन्सेंट्रेट रीजनरेशन के अंदर में था, है ना। अभी जो पढ़ रहे थे वह किसके अंदर में था, इस कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन के अंदर में हम पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे क्लियर फिलिंग और शेल्टर रूट सिस्टम को। अब हम इसी में दूसरा चीज देखेंगे, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रीजनरेशन। तो देखिए जो डिफ्यूज रीजनरेशन है, अगर हम डिफ्यूज रीजनरेशन की बात करें तो साथियों थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। हम नेक्स्ट क्लासेस में डिफ्यूज रीजनरेशन पढ़ेंगे, और डिफ्यूज के बाद में एसेसरी सिस्टम पढ़ेंगे, एसेसरी सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद में कॉफी फॉरेस्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग 1 घंटा की जो वीडियो हो गया है, तो हम नेक्स्ट में इसको डिटेल करेंगे। आज अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ में ही कमर कस करके तैयारी करते जाना है। जब ये सिल्वीकल्चर सिस्टम पूरा हो जाएगा तो क्लासेस और में फिर उसके बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं, जितने भी जो पीएससी प्री एग्जाम को क्वालिफाइड किए हैं उनको, है ना, और जो नहीं क्वालिफाइड किए हैं वो बिल्कुल रेंजर एग्जाम के लिए कमर कस के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे जो नए जो व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो, आपको डे टू डे क्या है नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों।